देश में कोरोना ने ऐसा विकराल रूप ले लिया है जैसा पहले किसी ने नहीं देखा। इस कोरोना महामारी ने कितने घरों को उजाड़ दिया है। कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसी तबाही मचाई कि अस्पतालों में ही नहीं बल्कि शमशान में भी लाशों को जलाने में इंतजार करना पड़ रहा है। हर ओर बस अफरा तफरी का आलम है और ये मंजर कब खत्म होगा ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस महामारी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और चरमराई हुई व्यवस्थाएं साफ दिखाई दे रही हैं। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद राजमणि जी पटेल तथा भाजपा की तरफ से लोकसभा सांसद छतर सिंह जी दरबार, साथ ही ग्लोबल इंडिया टीवी के मध्य प्रदेश स्टेट हेड अमर वर्मा जी व भोपाल संवाददाता राजू प्रजापति जी। मेरा पहला सवाल राज्यसभा सांसद राजमणि जी से। सर, आपने एक अपील जारी की है कि काली पट्टी बांधकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की। आपको क्या लगता है कि इस विरोध प्रदर्शन से मोदी सरकार पर कुछ असर होगा? देखिए, आज जो माने देश में जो भयावह स्थिति है, जिस तरह से ऑक्सीजन के अभाव में, दवाई के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में जिस तरह से लोगों की जाने जा रही हैं, मौतें हो रही हैं, जिंदा आदमी को, मरीज को कोई बेड नहीं मिल रहा है और मरने के बाद स्मशान तक में जगह नहीं मिल रही है। ऐसी भयावह स्थिति पहली बार इस देश में हुई है। हम लोग माने जो बात कर रहे हैं उसको विरोध न माना जाए। सरकार ने जो भी निर्णय कोरोना के संबंध में लिया उस सारे गाइडलाइन का पालन हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने किया और हमेशा साथ और सहयोग दिया। जितना भी हो सका लोगों की सेवाएं जो कर सकते थे, पैकेट बांट करके, सैनिटाइजर बांट करके, मास्क बांट करके, जितना भी संभव प्रयास हुआ कांग्रेस पार्टी ने किया। इसको विरोध न माना जाए बल्कि देश की जो व्यथा है और सरकार से जो हमारा सवाल सरकार को आगाह करना चाहते हैं, सरकार से निवेदन के तौर पर इसको लिया जाए, विरोध न माना जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोविड पहले इस देश में प्रवेश हुआ, आपको सबको याद होगा कि उस समय हमारे नेता राहुल गांधी ने सरकार को आगाह किया था कि सरकार गंभीर हो जाए, इस तरह के खतरा इस देश में आने वाला है, लेकिन उसको मजाक लिया गया। हम लोग सदन में, माननीय सदस्य लोग सदन में मास्क लगा के गए, सरकार को आगाह किया, लेकिन सदन चलती रही, सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, सारे संस्थाएं बंद हो गए, लेकिन पार्लियामेंट चल रही है। और उसके पीछे जो कारण समझ में आता यही था कि उस समय कोरोना प्राथमिकता सरकार की नहीं थी, बल्कि सरकार की प्राथमिकता ट्रंप का स्वागत करना था और किसी भी सरकार को बनाना और बिगाड़ना ये सरकार की प्राथमिकता में थी। अगर प्राथमिकता के आधार पर सरकार गंभीरता से उस मसले को लेते तो शायद ये भयावह स्थिति आज जो प्रदेश और देश में हो रही है वो स्थिति नहीं होती, इससे लोगों को बचाया जा सकता था। जी, अगला सवाल लोकसभा सांसद छतर सिंह दरबार जी से लेती हैं। छतर सिंह दरबार जी, जैसा कि अभी राजमणि जी ने कहा कि सरकार की जो प्राथमिकता थी वो ट्रंप का स्वागत था, इलेक्शन था, कोरोना काल नहीं था, कोरोना के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। जिस तरीके से आज हालात चरमराए हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, क्या ये कहना गलत होगा कि मोदी सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है? मैं आपके माध्यम से चंद्रमणि जी को कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जो वो आरोप लगा रहे हैं, राजमणि जी हैं, चंद्रमणि जी, राजमणि जी से मैं कहना चाहूंगा कि जो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार और मोदी जी इसमें गंभीर नहीं, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। मोदी जी जैसे ही कोरोना का देश में प्रवेश हुआ वैसे ही उसके पहले ही आभास हो गया था और सारी चीजों की गंभीरता रखते हुए पहले जो फेज में जो कोरोना हिंदुस्तान में आया उसके पहले ही उन्होंने लॉकडाउन चालू कर दिया, हवाई जहाजों की आवाजाही पे प्रतिबंध लगा दिया और सारी चीज उस समय ये ऐसी महामारी किसी को आभास नहीं था इस धरती पे किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को, पहली बार आया। और उसके बाद जो पीपीई के बनने का था, सैनिटाइज जो भी मेडिकली उपकरण थे
वो सीमित मात्रा में उस समय तत्कालीन सरकारों के समय हुआ करते थे, पर ये कोरोना के समय में कई गुना उसका उत्पादन हुआ हमारे देश में भी, और उस उत्पादन हमने कई उस समय विदेशों में भी मोदी जी के प्रयास से और मोदी जी के उससे कई विदेशों में भी उस समय हमने जो ये मेडिकल की जो चीजें थी, डॉक्टर्स भेजे, उपकरण भेजे, तो दूसरे देशों को भी मदद की है। उसके बाद जो वैक्सीन बना वो मोदी जी के प्रयास से, मोदी जी ने इसके प्रति चिंता रखी, उसी आधार पे इस धरती पे वैक्सीन भी भारत ने पहले बनाया और विदेशों में भी करीब 60-63 देशों में इस वैक्सीन को भेजा। अब ये महामारी जो आई है स्वाभाविक है, अभी ज्यादा ये पीक पे है, पर निश्चित रूप से ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही। अभी आपको जानकारी होगी मैम कि अभी 750 जो भी टन है दिल्ली को सप्लाई की और अन्य देशों को भी, अन्य क्षेत्र प्रांतों में भी सप्लाई है। तो भारत सरकार और मैं मध्य प्रदेश से हूँ, हमारी मध्य प्रदेश सेवा से इस पे गंभीर है और निश्चित रूप से आज उस दिशा में काम हो रहा है कि मनुष्य की जिंदगी कैसे बचाई जाए। और हमारे मोदी जी और शिवराज सिंह जी और मैं भी जनता से आग्रह करता हूं कि शासन के नियमों का पालन करना, लॉकडाउन का, इसमें जनता से भी सहयोग की अपेक्षा है और निश्चित रूप से ये चेन टूट रही। हमारे मध्य प्रदेश की बात करूंगा मैं, तो हमारा 7वें नंबर पे था इसमें क्राइसिस में, अब कल से शायद 14 या 15 नंबर में इस बीमारी की रोकथाम हुई है। अगर हमारे प्रदेश के मुखिया और राष्ट्र के मुखिया इसमें सजग नहीं होते तो इसलिए इसमें कमी नहीं आती। इसलिए मोदी जी और हमारे प्रदेश शिवराज सिंह जी इसमें मुस्तैदी से लगे हुए हैं और जितना भी अधिक से अधिक इस कोविड को जीतने में, चाहे वो धन हो, मन हो, धन हो, सभी मुक्त हाथ से कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस पे कंट्रोल मध्य प्रदेश में भी हो रहा है और देश में भी हो रहा है। सर मेरा ये सवाल है आयशा जी, मेरा सवाल है छतर सिंह दरबार जी से कि जिस प्रकार इन्होंने कहा कि वैक्सीन बन गई है, सारी व्यवस्थाएं चल रही है, तो विदेशों से जो सुविधाएं आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, वो एक दिन मतलब 5 घंटे में आ जाती है, तो 5 दिन क्यों लगते हैं हमारे जो गंतव्य स्थान पहुंचने में? ये पहला मेरी। दूसरा है कि मोदी जी इस मतलब जो महामारी चल रही, ऐसी स्थिति में मोदी जी का एक मतलब जो प्रधानमंत्री निवास बन रहा है 13,000 करोड़ का, तो क्या माना चाहिए? देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और इधर एक तरफ प्रधानमंत्री आवास 13,000 करोड़ का बन रहा है, क्या माना जाए? नहीं, मेरी बात सुनिए, ये जो ये प्रोजेक्ट है कोरोना काल के पहले के हैं जी, ये पहले कोरोना काल के पहले के सैंक्शन हुए हैं। अभी ऐसा ना है कि देश में हम आर्थिक दृष्टि से इसमें कमजोर हो रहे हैं और उन प्रोजेक्टों को पूरा कर रहे हैं, ऐसी चीज इसमें नहीं है। हम जितने भी हमारे खजाने से इन चीजों में जो कोरोना लड़ने में जो भी धन खर्च हो रहा है, उसमें मोदी जी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरत रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो प्रोजेक्ट चलने से कि वहाँ इस बात की आर्थिक दृष्टि से कमी आ गई इसलिए वो चीज नहीं हो पा रही है। इसलिए ये पहले के प्रोजेक्ट है और इस व्यवस्था में कोरोना से लड़ाई लड़ने में किसी भी केंद्र सरकार और हमारी प्रदेश सरकार धन खर्च करने में किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरत रही है। छतर सिंह दरबार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि किसी प्रकार से कोताही नहीं बरती जा रही है पैसे खर्च करने में, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी से, वेंटिलेटर की कमी से, बेड की कमी से हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि लॉकडाउन लगा दिया गया, तो लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन गरीब और जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है वो कहाँ जाएगी? क्या आपकी सरकार उनके लिए कोई व्यवस्थाएं कर रही है? हाँ मैम, देखिए ये जो क्राइसिस एकदम आया अचानक, ये किसी के हाथ में नहीं था। मैं फिर से एक बार आपको रोकना चाहूंगी, क्राइसिस अचानक जरूर आया, लेकिन ये इसकी दूसरी लहर थी। पहली लहर अचानक थी, लेकिन दूसरी लहर के लिए प्रशासन को तैयार होना चाहिए था। हाँ, तैयारी थी, पर अभी ये तो एक इत्तेफाक कहूंगा मैं
ये महामारी है, ये किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल, एकदम से पेशेंट बढ़े हैं। एक बात और जी एकदम से पेशेंट बढ़े हैं, चाहता हूँ। तो जो अपनी ऑक्सीजन, तो आज तारीख में आप देखिए, सर्वे करा लीजिए, हमने जो ऑक्सीजन का उत्पादन इतना बढ़ा दिया है, पर मनुष्य की जान बचाने के लिए कुछ प्लांट लगाना, कोई उत्पादन करना। सुनिए मैं आपको रोकना चाहूंगी राजमणि जी, कृपया छतर सिंह दरबार जी को बोलने दें, उनको पूरा करने दें। सुनिए राजमणि जी, सुन तो मैं आपकी बात कहना चाहता हूँ। जी सर, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, आप अपनी चांस पे जरूर बोलें सर। पहले आप इनको सुन लें, आप बोले, आप कुछ नहीं बोले। जी बिल्कुल, हम तो बहुत संयमित सांसद है और उस पार्टी के समय कम है, हमारे पास सवाल बहुत है, तो छतर सिंह दरबार जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपको समय भी दिया जाएगा। तो मैम, मेरा इसमें आपका पहले प्रश्न के जवाब में ये कहना है कि एकदम से पेशेंट बढ़े। अब ये तो एक महामारी है, हमारे पास साधन हमने बढ़ाए हैं और विदेश से भी हमने जो ऑक्सीजन का आयात किया है, तो उस समय तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए उनको बुलाना पड़ा। आज हमारे देश में भी ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और कई थोड़ा करा है, पर आज की तारीख में सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस है उनको भर्ती किया जा रहा है, उन्हें बचाया जा रहा है। और दूसरा, जो 4 दिन में जो आप ट्रांसपोर्टिंग की बात कर रही हैं, तो कल ही मैं देख रहा था, जो हमारा एक सबसे बड़ा प्लांट है ऑक्सीजन का, वो 24 ही घंटे प्लांट उत्पादन कर रहा है और किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं पहुंची और मृत्यु हो गई, ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। इत्तेफाक से कोई लाइट चली गई हो, ऑक्सीजन का जो मास्क लगा वो किसी कारण से पेशेंट निकाल दिया हो, वो कुछ अफवाह स्वरूप हो सकता है, पर इनाल कोई भी अस्पताल में कि ऑक्सीजन नहीं आया और 2 पेशेंट हुए, ऐसा अभी तक मेरे नॉलेज में तो नहीं आया। सर, ऐसी कई जगह से खबरें आ चुकी हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे हैं सर। नहीं, ऑक्सीजन तो मिला होगा इसमें। अब ये तो क्या है, जैसे अभी हमारे राज्यसभा सांसद जी बोल रहे हैं कि ऐसा, तो अभी तो मेरा निवेदन है, अभी इसमें कोई राजनीति की आवश्यकता नहीं है। हम सब मिलके वो दल से ऊपर उठकर हम देश के मनुष्य को कैसे बचाएं। और मेरा जिसमें एक आत्मीयता से ये है कि ये कोरोना काल में हम सभी धर्म और मानवता जितनी बटोर सके उतनी बटोर ले। ऐसा ये मानवता और धर्म बटोरने का समय आया है और भगवान चाहे ऐसा समय कभी आए भी नहीं। तो हम सभी दल के, सभी समाज सेवी, हम सभी जनप्रतिनिधि सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के, मोदी जी से अपने अपने प्रांतों में कंधा से कंधा मिला के इस रणभूमि में, इस क्राइसिस की भी, अपने कोरोना वार में हम कैसे सफल हो, मनुष्य को कैसे बचाए और इस महामारी को नष्ट कैसे करें, ये भाव से हम काम करना चाहिए। मेरा निवेदन है जी सर, मगर मसला ये है कि जो आप सेवाएं दे रहे हैं, जो आपने गिनवाया अभी, वो मुट्ठी भर के हिसाब से है। अधिकतर आबादी आज भी धक्के खा रही है बेड और अस्पताल के लिए। सर, इस सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। नहीं, मैम सुनिए, इसमें इसका प्रतिशत ज्यादा नहीं है। कहीं मान लो कि हमारे, एक उदाहरण लो, छोटा से 50 बेड की व्यवस्था है हमारे पास और 100 पेशेंट आ गए, इत्तेफाक है, कोई पेशेंट किस समय संक्रमण, और उसी अस्पताल में 40 की व्यवस्था और 50 आ गए, तो हमारे पास एक्स्ट्रा है, पर उससे भी अगर थोड़ा होगा तो थोड़ा व्यवस्था में से, पर हम उसको उस बेड की अवस्था में, भगवान चाहे हम वो तो उसके हाथ में जीवन लीला देना, पर हमारे सरकारी, हमने का हमारे मेडिकल स्टाफ का, सबका ये प्रयास कि उसको इलाज के अभाव में कोई उसके प्राण पके उड़ जाए, ऐसी नहीं है व्यवस्था है। किसी परिवार में कोई अचानक कोई गर्दिश आ जाए तो परिवार के मुखिया को भी उसको संभालने में कुछ समय तो लग सकता है। एक तो ये एक प्राकृतिक आपदा है मैम, आप और हम सब समझते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई सरकार। और हमारे मोदी जी ने तो बहुत आगे बढ़ के इसमें काम किया है। हमारे प्रदेश में भी कल ही हमारे शिवराज सिंह जी से वीडियो कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि मैं रात दिन चैन से नहीं सो रहा हूँ, सिर्फ कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं। मेरा तो यही कि कोरोना में कितना सरकार अच्छा से अच्छा करके मानव जीवन को बचाए,
इस कोरोना की चेन को कैसे तोड़े और इस युद्ध में हम कैसे विजय, ये भावना है हमारे सीएम प्रधानमंत्री जी और हमारे राजमणि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजमणि जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज का जवाब दे देना, आंकड़े छुपा देना, सच्चाई छिपा देना एक अलग बात है। सांसद महोदय से मैं स्वतः जानना चाहता हूं कि जिस तरह की भयावह स्थिति है, जिस तरह से हम जनप्रतिनिधियों के सामने एम्बुलेंस में मरीज पड़ा है, रिक्शे में मरीज पड़ा है, हम उसको बेड नहीं दिला पाते, उसको ऑक्सीजन नहीं दिला पाते और हमारे सामने वो दम तोड़ देता है, तो रोने के अलावा, दुखी होने के अलावा कोई नहीं बचता है। और ऐसी स्थिति को हमारे सांसद जी भी स्वीकार करते हैं मन से, भले वो राजनीतिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, सच्चाई वो भी महसूस कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। मैं इतना जानना चाहता हूं कि जब सरकार इतनी सचेत है, इतनी गंभीर थे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब पहला कोरोना का चरण था तो 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा किया था और जिसमें से केवल 32 प्लांट चालू हो पाए, शेष आज तक चालू नहीं हुए और उसके बाद पुनः 500 प्लांट लगाने के माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री परिसर के निवास के लिए 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं, उसके समय सीमा पर माने उसका निर्माण किया जा सकता है और अपने लिए चुनावी 5 साल पहले तक का प्लान बनाया जा सकता है कि क्या करना है, क्या प्लान होगी। तो इस तरह से महामारी में क्या समय सीमा पर इस तरह का निर्णय नहीं लिया जा सकता था, इस तरह के कार्य नहीं हो सकते थे जिससे लोगों की जान जाती। और कोरोना काल में ही जब एक तरफ ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं, 8,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देश को निर्यात की गई। अगर सरकार गंभीर होते तो शायद इस समय सीमा पर ऑक्सीजन का उत्पादन होता और इस तरह से लोगों की देश में मौत नहीं होती। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ, ऐसे समय में भगवान और सरकार ही आजादी है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विश्वास, तो मोदी जी का ये फर्ज भी होता है कि सबके विश्वास की रक्षा करना, सबके जीवन की रक्षा करना भी उनका फर्ज होता है। इसे गंभीरता से लें और अभी भी ये प्रयास करें ताकि इस देश के लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। राजमणि जी छतर सिंह दरबार जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। हमारे साथ भोपाल संवाददाता राजू प्रजापति भी मौजूद हैं, जिन्होंने काफी कोरोना लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि क्या हाल है, क्या सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रही है। मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगी। आयशा जी, मैं बता दूं आपको कि जब से कोरोना काल जो पिछले वर्ष से आया था, जी जी, उसके अंदर सबसे पहले लॉकडाउन जो लगा हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इसके बाद लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद जैसा कि अभी छतर सिंह दरबार जी ने कहा था, एक शब्द इन्होंने कहा था कि किसी के घर में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसके लिए उसे थोड़ा तो समय चाहिए, उसे व्यवस्थाएं जमाने के लिए। तो 1 वर्ष तक क्या आपके पास समय था? तो 1 वर्ष के अंदर आप व्यवस्थाएं नहीं जमा पाए, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब पश्चिम बंगाल के अंदर जब चुनाव होते हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं और उस भाषण के अंदर ये कहते हैं कि इतनी भीड़ मैंने पहली बार देखी है, और इसके बाद वो दिल्ली आके कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, है ना। तो दूसरी बात ये आ रही, तो क्या पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं था या वहां पर नहीं आता, या जिस जगह पर भी प्रदेश में या देश में कहीं चुनाव होते हैं वहां पे कोरोना डरता है क्या चुनाव से? तो अपन चाहते हैं कि सारी देश के अंदर ही क्यों ना चुनाव करवा दें ताकि वो कोरोना भाग जाए। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात रही, मैंने ग्राउंड जीरो के अंदर जो रिपोर्ट करी है, तो मैंने कई लाशें हॉस्पिटलों में भी देखी हैं, कई लाशों को मैंने और शमशान घाट में भी देखा है, और कई जगह मैंने इतनी भयावह स्थिति देखी है कि मैं बयां नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को 1 वर्ष हो गया लगातार। और जब लॉकडाउन लगा था तब कई मजदूर, कोई दिल्ली से, कोई बॉम्बे से, कोई इलाहाबाद से, कोई बिहार से, कोई पैदल जा रहे थे, और जब हम उनसे सवाल करते थे ना तो उनके जवाब ये रहते थे, वो हमसे बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनसे जब वो वहां से चलते थे, जब से लेके उनको पता नहीं कितने रिपोर्टर मिले होंगे, कितनों ने सवाल करे होंगे, कितनों से उन्होंने बातचीत करी होगी, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो सका था। उनके पैरों में चप्पल नहीं थे, फटे हुए कपड़े थे, बच्चे लेके जा रहे थे, पोटली कहीं पड़ी हुई थी। तो ऐसी भयावह स्थिति मैंने देखी है पिछले वर्ष। और इस बार की जो स्थिति है, अपने पास 1 वर्ष का समय था। मैं भी किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सब मिलके काम करें। जैसा कि माननीय राजमणि जी ने कहा, छतर दरबार जी ने कहा कि सब मिलके काम करें, तो हम लोग कब मिलके काम करेंगे?
किसका इंतजार है? हमें क्या दिक्कत क्या है, क्या परेशानी क्या है? जब हम किसी चीज के लिए जब चुनाव होते हैं तो फटाफट हम व्यवस्थाएं कर देते हैं। हम सब सारे दल के जितने भी लोग होते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, कोई सी पार्टी हो, हम लोग अपने अपने टेंट लगा देते हैं कि आपका नाम इसमें है कि नहीं, बताइए, ये लीजिए आपकी पर्ची, आपका पर्ची नहीं है तो जाइए, आपका मतदान केंद्र पे इसमें नाम है। तो ऐसा क्या टेंट नहीं लगा सकते हम? कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हॉस्पिटलों के सामने कि आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है या आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहां पर उनको अगर इसी तरीके की व्यवस्थाएं, जनप्रतिनिधि निकले हैं और खड़े हों, तो जो अधिकारी गण फोन नहीं उठा रहे हैं, ये जो डॉक्टर्स नहीं सुन रहे हैं उस मरीज की, पेशेंट के परिजनों की, तो अगर जनप्रतिनिधि गण या संगठन के लोग खड़े हो जाएं तो हो सकता है कि उनको बोल सकें या उनकी डॉक्टरों की भी मदद कर सकें। अपन जो हॉस्पिटलों में जो परिजन है उनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, दूसरी चीजों की व्यवस्था कर सकते हैं हम। तो बात मिलजुल के तो ये आती है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कहीं देखने को देश में नहीं मिला। सिर्फ टीवी, टेलीविजन और अखबारों के माध्यम से विज्ञापन छपा देना और वहां से बोल देना कि अभी 17 दिन का और लॉकडाउन बढ़ गया, 10 दिन का और लॉकडाउन बढ़ गया। उससे दिहाड़ी मजदूर, गरीब मजदूर जो दिन भर में जो कमाता था, शाम को खाता था 2 वक्त की रोटी, उसके लिए तो बहुत बुरी स्थिति, भयावह स्थिति है। वो कहाँ से लाएगा पैसे? अपने बच्चों को कैसे पालेगा? बाहर निकलेगा तो पुलिस पकड़ेगी, वो घर में रहेगा तो बीवी बच्चे रोएंगे। तो ये स्थिति है सर। जैसा कि अभी राजू प्रजापति जी ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर हुए, गरीब हुए या मिडिल लोअर क्लास फैमिली हुई, उनकी स्थिति जो है बहुत ही भयावह है। उनसे जब पूछा जाता है लॉकडाउन के बारे में तो वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन मारे या ना मारे, भूख जरूर मार देगी। तो सरकार, जैसा कि अभी पहले मैंने भी ये सवाल किया था, फिर से ये सवाल करना चाहूंगी कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है? हाँ जी, हाँ जी जी, छतर सिंह दरबार जी से मेरा सवाल है जी। पहले प्रश्न ये है कि सरकार पहली लहर आई और दूसरी लहर में देर क्यों की, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ जी। ठीक है, पहली लहर आई, हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई, और दूसरी लहर आने में कोई बहुत काफी से रेगुलर हमारे ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं, बड़ी स्पीड से लग रहे हैं, और तुरंत दूसरी लहर आ गई। ये कोई पहली लहर में और दूसरी लहर में कोई साल भर का या 6 महीने का अंतर नहीं, रेगुलर में क्यूक में दूसरी लहर भी आ गई, ज्यादा समय नहीं बीता उसमें। तो हमारी अभी तो जानकारी मिल रही है तीसरी भी आने वाली है जी। वो तो हम देख रहे हैं टीवी, आप जैसे हम भी देख रहे हैं टीवी, भाई साहब हम भी देख रहे थे, तो आप तो मतलब उसमें रेगुलर ही से कर रहे हैं। और इतने ऑक्सीजन का आप आंकड़े देख लीजिए, पहले कितना उत्पादन था और आज देश में ऑक्सीजन का उत्पादन कितना। अगर ये सरकार की प्राथमिकता नहीं होती कि आगे भी कुछ हो सकता, तो इतनी व्यवस्थाएं होती नहीं, सारी चीजें हो रही। दूसरा सवाल मैंने किया कि लॉकडाउन में गरीबों को, तो आपने शायद जानकारी में आया होगा, मोदी जी ने अभी 5-6 दिन पहले ही घोषणा की, जो गरीबों को, मिडिल लोगों को 3 महीने का राशन प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से फ्री में देंगे हम। ये अलॉटमेंट भी आ गया हमारे मध्य प्रदेश में, 3 महीने का मोदी जी देंगे। और हमारे सीएम साहब शिवराज सिंह जी ने घोषणा की कि गरीबों को मिले, कोई ज्यादा वो नहीं कि कोई वो कहीं थंब प्रिंट कर रहा नहीं, जैसी लिस्ट बनेगी जो भूखों मर रहा, निश्चित रूप से जो मिडिल क्लास का, उसको 3 और 2 5 महीने का राशन हमारी केंद्र सरकार मोदी जी की ओर से और प्रदेश सरकार शिवराज सिंह जी की ओर से हर गरीब को देंगे। दूसरा जब तक आप देंगे तब तक कितने गरीब मर चुके होंगे? नहीं, अभी हमारे इसमें हम रोज क्षेत्र में सांसद महोदय जी, मैं इस पे बोलना चाहूंगा सर, मेरी बात, किसी को कोई राशन नहीं मिल रहा, उनके लिस्टों से नाम कट गए हैं। और जब वो अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करवाएगा तब वो अपना नाम जुड़वाएगा खाद्य विभाग में जाके। भाई साहब मेरी बात सुनिए, मैं सत्यता से बोलूंगा, इस कोरोना काल में राजनीति नहीं करूंगा। हमारे प्रदेश में, मेरे संसदीय क्षेत्र में हम लोगों ने पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, सेवा भारती की तरफ से, हर शहर में, हर गांव में मुफ्त में भोजन देना, मुफ्त में राशन पानी देना, ये हमने 15-20 दिन पहले से चालू कर दिया है और चल रहा। आप मध्य प्रदेश में आइए, मेरे धार संसदीय क्षेत्र में आइए, आप सब दूर अवलोकन करिए, हम मरीजों को भी फल फ्रूट भेज रहे हैं, उनके जो असिस्टेंट है उनको भी, और जिस परिवार में मजदूरी बंद हो गई उनको हम खाना भी दे रहे हैं। ये यहाँ पूरा देश की बात हो रही है सर। हाँ, तो देश में भी हो रहा है। अब मैं तो क्या है, संसदीय क्षेत्र की बात नहीं हो रही सर। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं भी सांसद हूँ, पूरे देश को माइंड में सेट करके ही बोल रहा हूँ।
पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, पार्टी क्या कर रही है। पार्टी ये कर रही, हमने पोलिंग बूथ तक मरीजों की, जो गांव में क्या है, मेरा ट्राइबल एरिया, कई ट्राइबल एरिया है, तो लोग छुपा रहे हैं। तो हमारी पार्टी तरफ से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से, सेवा भारती की तरफ से हमारे स्थानीय कार्यकर्ता एक एक मरीज को घर में जाके ढूंढ रहे हैं। अगर वो कोरोना से प्रभावित है तो उसको होम क्वारंटाइन जैसी स्थिति डॉक्टर है वैसी उनके परिवार का टेस्टिंग करा के, ऐसा नहीं कि वो दूसरे पर, ये हम कर रहे हैं भाई साहब, चल रहा है ये। जी, अभी मैं एक सवाल लेकर ग्लोबल इंडिया टीवी के स्टेट हेड पर जाना चाहूंगी। सर, आपने सरकार को भी सुना और विपक्ष को भी। सरकार इस महामारी में कितना कामयाब हो पाई है? सवाल महामारी के साथ सरकार की व्यवस्थाओं का भी है, अव्यवस्थाओं का भी है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये जो सरकार की सफलता, हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार में मन से इस कोविड से लड़ाई लड़ने के जो आज एक सरकार का कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। पर मेरा निवेदन जनता से भी है कि जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी, जनता जब तक, आज ये जो लॉकडाउन करना, ये भी 19 कोविड के नियम करना, कोई सरकार की लाभ हानि के लिए कानून नहीं चल रहे हैं कि कोई सरकार का लाभ हो रहा नुकसान, मात्र मानव जीवन को बचाने के लिए। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से पूरी देश की जनता से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस क्राइसिस और कोविड-19 की जो महामारी आई, जनता सरकार का सहयोग करे, अपनी स्वयं की जान की रक्षा करते परिवार को बचाए, मोहल्ले को बचाए, नगर को बचाए, अपने क्षेत्र को बचाए। और सरकार के साथ विपक्ष के भाई साहब बेटे, उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि अपन सब मिलके इस कोरोना महामारी से विजय प्राप्त करें, ये भावना होना चाहिए। मेरी ये भावना है। जी, मेरा ये सवाल अमर जी से था। अमर जी, जी आपने सुना सरकार को भी और विपक्ष को भी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आयशा जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है उसमें मोदी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सभी सरकारें फेल हो रही हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इनकी किसी भी प्रकार से तैयारी, कोविड की दूसरी लहर को लेकर तैयारी नहीं थी। दूसरी तरफ मैं एक और बात ये बताना चाहूंगा कि जब विपक्ष मदद करती है और मदद का हाथ बढ़ाती है तो मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग उनसे नोटंकी करा देते हैं, और जब सत्ता कुछ कामयाब हो जाती है तो विपक्ष भी उसको एक राजनीति मुद्दा बनाते हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर एक राजनीति हो रही है और जनता का उसमें काफी नुकसान हो रहा है। जिस प्रकार से छतर सिंह दरबार जी कह रहे थे, उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि मैं माइंड चेक करके बोल रहा हूँ, तो वाकई में वो माइंड चेक करके ही बोल रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वे भी जानते हैं, लेकिन वे सरकार के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। जी आयशा जी। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपना कीमती समय देने के लिए। भाई साहब बोल रहे थे जी 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 जी, इस समय मानव जीवन की रक्षा करना परम कर्तव्य है। झूठ बोल के और जो सच्चता को छुपा के कोई कमेंट्स करना, राजनीति करना, उसको मेरी दृष्टि से, मैं एक आध्यात्मिक हूँ, मैं उसको पाप समझता हूँ। और ये जो कह रहे हैं कि सरकारें फेल है, मैं फेल नहीं, पर क्राइसिस इतना बड़ा है। मैं मेरी बात जनता की आंख से देखिए, आप सभी को मैं एक बार रोकना चाहूंगी, कृपया एक बार में एक लोग ही बोले, अपना पॉइंट रखें। हमारे पास सवाल बहुत है, समय सीमित है। मैम ये बताओ, पटेल साहब बोलना चाह रहे हैं? पटेल साहब बोलिए। पटेल साहब बोलिए। हाँ, मैं निवेदन करना चाह रहा है कि माननीय सांसद जी कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है, सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर दी है, किसी तरह से कोई कमी ही नहीं है। तो जब सारा सब परिपूर्ण है तो फिर इस तरह की मौतें क्यों हो रही हैं? आज तक ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है? आज तक वेंटिलेटर क्यों नहीं मिल रहा है? और इस बात अगर सरकार का आगाह करना चाहते हैं तो सर ये मान लेते हैं कि माने विरोध कर रहे हैं। ये विरोध नहीं करना है, सरकार से अपनी गुहार लगाना है, सरकार से निवेदन करना है कि ऐसे संकट के घड़ी में जिस तरह दूसरे कामों को समय सीमा पर करते हैं, उसी तरह समय सीमा निर्धारित करके माने गैस का उत्पादन करें, सुविधा उपलब्ध कराएं, ताकि लोगों की जान बच सके। सांसद महोदय,
मैं इस बात से नकार नहीं रहा हूँ कि मौतें नहीं हो रही है, व्यवस्थाओं में थोड़ी गड़बड़ी हुई है, पर ये क्यों हुआ है? सरकार की लापरवाही और सरकार की नाकामी के कारण नहीं हुआ। ये एकदम सेकंड लहर का एकदम अटैक हुआ। सरकार इतनी गंभीर है तो सरकार जो नियम बनाती है, जो कानून बनाती है, सरकार ही उसका उल्लंघन क्यों करती है? सरकार के द्वारा उसका उल्लंघन किया जाता है। आज लॉकडाउन के में भी बिना परमिशन के जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं बंगाल के खिलाफ। क्या यही गाइडलाइन है कोविड की? क्या सरकार का यही निर्देश है? क्या सरकार इसमें कुछ एक्शन ले रही है? जो सांसद महोदय, जो बंगाल का विषय है तो मैं नहीं जानूं, ये तो चुनाव आयोग जाने, पर जो मध्य प्रदेश धरना हो रहा है, आपने हर ये देखा होगा धरनों के वीडियो उस पे। तो वो जो धरने हुए, वो मैं भी एक धरने में था मनावर में, तो निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का उस धरने में पालन किया गया, मास्क लगाया गया, सैनिटाइज की बोतल हाथ में रख के धरने की। ये यहाँ धरने में तो निश्चित रूप से 3 बिंदुओं का पालन किया गया है। और सरकार गंभीर, इसमें में जैसे मौतें हो रही, ये बेड नहीं मिल रहे, इससे सरकार गंभीर नहीं है, ये इससे सिद्ध नहीं होता। मरीज एकदम बढ़ गए और अभी हमने कंट्रोल किया है, अब हमने संभाला है, संभल गया है। पर ये तो है, मैं तो ये जब सांसद महोदय अपने घर में अगर कोई किसी भी कारण से एक मरीज हो, किसी के घर में मरीज न हो, ये दुर्गा जी से प्रार्थना, और एकदम 2 मरीज और हो जाएंगे तो चाहे जितना बड़ा परिवार हो, चाहे जितनी व्यवस्था वाला हो, चाहे जितने पैसे वाला परिवार हो, निश्चित रूप से 1 मरीज और 3 मरीज की व्यवस्था करने में तो कुछ समय तो लगेगा। और वो भी समय ऐसा नहीं कि बहुत अंतराल हो गया, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना, डॉक्टर को लाना, एक मरीज तो चल रहा, दूसरे मरीज को व्यवस्था करना, इसमें कुछ तो समय लगेगा। वैसे ही हमारे मोदी जी और प्रदेश में शिवराज सिंह कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोताही और लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। सांसद महोदय, अभी मैं आप दोनों लोग को रोकना चाहूंगी, राजमणि जी को भी और छतर सिंह दरबार जी को भी। ग्लोबल इंडिया टीवी के माध्यम से आप दोनों लोगों की बात, आप दोनों लोगों ने बातें रखी और जनता आपकी सुन भी रही है। आपने पॉइंट्स रखी, आप दोनों ने अपनी पॉइंट्स रखी, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया ग्लोबल इंडिया टीवी पे अपनी बात रखने के लिए और ग्लोबल इंडिया टीवी पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। मैं टीवी का आभारी हूँ, और टीवी के चैनल वालों का मैं बहुत सहयोग के लिए मैं मन से आभार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपका सहयोग बना रहे और अपन जल्दी से जल्दी इस कोरोना महामारी से विजय पाए और देश वापस सुख चैन में आए, ये प्रार्थना है मेरी। ग्लोबल इंडिया टीवी की ओर से अमितोष पांडे द्वारा लिखी गई एक कविता के माध्यम से अपील है। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, फिर कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी 1000 नेमत है, संभाल कर रखें, फिर कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल को बहलाने के लिए घर में वजह काफी है, फिर गलियों में बेवजह भटकने की जरूरत क्या है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी से।